everyone, hello student, welcome to my channel NEET Bio Explorer and I am your देवोष्मिता मैम। तो आपको शायद पता ही होगा नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड अपकमिंग संडे में उसका जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो 2025 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो और 11 पे हो और 12 पर भी हो, वो सभी स्टूडेंट के लिए हमारा चैनल एनसीईआरटी डिटेल्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम प्लस सॉल्विंग एंड पीवाईक्यू सॉल्विंग लेकर आया है। सो पहले अपडेट पाने के लिए कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो देख लेते हैं आज का क्लास का कंटेंट क्या है। जैसे कि हमने बोला था जब पिछले वाले क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डन किया था। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट है हमारे क्लास के। कंटेंट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ही है। सो आज हम पढ़ेंगे देयर पार्ट्स, प्रोसेस ऑफ oogenesis, फॉलिक्यूलर जेनेसिस एंड ये जो oogenesis होता है उसके साथ साथ फॉलिक्यूलर जेनेसिस भी प्रोसीड होता है एंड उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम एक बार देख लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिवाइड होता है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वैजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया में। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो यहाँ पर जो एक सेक्शनल व्यू दिया गया हुआ था, देखो यहाँ पर क्या है, यूटेरस को भी ये जो है इसको हम बोलते हैं यूटेरस एंड ओवरी। अपर पार्ट में एक बार देखो तो ओवरी, ये जो है ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ओवरी एंड दिस इज द यूटेरस स्ट्रक्चर एंड देन आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द स्ट्रक्चर इज द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर जो यूटेराइन ट्यूब दिया गया है उसी को हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ओके, और बोलेंगे ओविडक्ट। एंड नेक्स्ट आता है वैजाइना। देखो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वैजाइना एंड क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा इज द एक्सटर्नल जेनिटलियर पार्ट। सो एक्सटर्नल जेनिटलियर पार्ट के अंदर कौन कौन सी पार्ट प्रेजेंट होता है, क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है, लेबिया मेजोरा भी प्रेजेंट होता है। चलो ये जो सर्विक्स रीजन दिया गया हुआ है एंड ये जो रेक्टम एंड ये जो एनस, एक बार डायग्राम को हम अब लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग आता है, हम लोग जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है ओवरी। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ओवरी। ओके, तो ओवरी बेसिकली इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इन केस ऑफ फीमेल। बट रीजन क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज ओवरी प्रोड्यूस the sex hormone and also produce female gamete or which is known as ovum। तो यहाँ से भी एक assertion reason बन जाता है। तो assertion क्या होगा? assertion है ovary is a primary sex organ and reason क्या है, it produce sex organ and also produce female gamete which is known as ovum। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर will be A। it means assertion reason both are correct and reason are the correct explanation for the assertion। and ये जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम ये जो लोअर वाले स्ट्रक्चर को हम अगर डिटेल में देखें तो इस पोर्शन को ही हम बोलते हैं ओवरी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओवरी। देखो यहाँ पर मार्क किया गया है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी जो है ओवरी पेयर में प्रेजेंट होता है। देखो ओवरी पेयर में प्रेजेंट होता है, इट मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ओवरी का लोकेशन क्या है? अपर पेल्विक रीजियन। ओके, अपर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ओवरी एक लिगामेंट के थ्रू, ओवरियन जो लिगामेंट है एक लिगामेंट के थ्रू यूटेराइन वॉल से अटैच्ड होता है। ये जो लिगामेंट है ओवरी को स्टेबल रखते हैं, उसको पोजीशन पे स्टेबल रखने के लिए एक जो लिगामेंट है उसके थ्रू वो यूटेराइन वॉल से अटैच्ड होता है। ओके, एंड ओवरी बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर कवर्ड बाय अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो स्ट्रक्चर है कवर्ड बाय अ क्यूबॉइडल
एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल epithelium. And germinal epithelium further covered by a membrane which is known as visceral peritoneum. विसेरल पार्टोनियम. ओके, एंड ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ स्ट्रोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओवरी के अंदर स्ट्रोमल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक लाइक एक डेंस थिक एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. एंड ये जो स्ट्रोमा का पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक होता है डेंस पार्ट, डेंस आउटर पार्ट, एंड एक होता है लेस डेंसर इनर पार्ट. और ये जो आउटर पार्ट है इसी को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पार्ट, एंड लेस डेंसर इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला. जस्ट लाइक किडनी स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक किडनी स्ट्रक्चर, किडनी में जैसे आउटर में कॉर्टेक्स होता है, इनर में मेडुला प्रेजेंट होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर जो डेंस आउटर लेयर होते हैं उसी को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और लेस इनर जो लेस डेंसर इनर जो लेयर होता है उसी को हम मेडुला बोलते हैं. और कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर में फॉलिकल प्रेजेंट होता है, फॉलिकल प्रेजेंट होता है, एंड यही फॉलिकल फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन सेकेंडरी टू टर्शियरी एंड मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है. किसका फॉर्मेशन करता है? ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है. ओके, सो ओवरी के बाद कौन सी पार्ट आता है? देखो, फैलोपियन ट्यूब. तो लेट्स गो टू द फैलोपियन ट्यूब. एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं. देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. यहाँ से स्टार्ट होकर अप टू द यूटेराइन वॉल, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. ओविडक्ट, इसी पार्ट को हम बोलते हैं ओविडक्ट. ये जो फैलोपियन ट्यूब डिवाइडेड होता है तीनों पार्टों में. फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम. नेक्स्ट जो और मिडिल जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं एम्पुला, एंड थर्ड जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इथमस, इसी को हम बोलते हैं इथमस. तो यहाँ पर देखो, जो इनफंडिबुलर स्ट्रक्चर है, जो फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, वो प्रेजेंट होता है ओवरी के कुछ नियर बाय साइड में प्रेजेंट होता है, और इसके फ्रंट रीजन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है. इसका फ्रंट रीजन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जो एक्चुअली आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है. दिस रीजन को हम बोलते हैं फिम्ब्री. इस रीजन को हम बोलते हैं फिम्ब्री. Okay, fimbri is a finger-like projection which is situated the front region of the infundibulum, and इसका function क्या? What are the function of the fimbri? Fimbri actual अगर हम visualize करें तो clear visualize करें तो suppose ये है हमारा ओवरी का structure, ये है हमारा finger-like projection, fimbri का structure. ऐसे होता है. अगर हम एक वीडियो को देखेंगे तो जैसे कि होता है प्रोसेस में ऐसे होता है, और यहाँ से जो आफ्टर ओव्यूलेशन जो ओवम रिलीज होता है वो कलेक्ट होता है थ्रू द इनफंडिबुलम के जो पार्ट है फिम्ब्री के थ्रू वो कलेक्ट होता है. और यहाँ पे फिम्ब्री में एक पोर होता है जिसके थ्रू दिए जो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होता है वो इनफंडिबुलम रीजन में एंटर कर जाता है. तो यहाँ पे जो पोर होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला. एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब का नेक्स्ट पार्ट क्या है? एम्पुला. दिस इज द एम्पुलरी पार्ट, and it is the widest and क्या सकते longest part, widest and longest part of the fallopian tube, and it is the part in where fertilization take place. Fertilization take place. ओके, यहाँ से भी एक assertion reason हो जाता है. assertion reason क्या होता है? assertion होता है ampulla is the region in where fertilization take place, and reason क्या होता है? it is the largest and widest part of the fallopian tube. So यहाँ पर A भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. assertion reason both are correct, and as reason is the correct explanation for the assertion.
सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर लार्जेस्ट है, वाइडेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसका एक रीज़न नहीं हो सकता है, यहाँ पर और भी रीज़न है, जैसे कि यहाँ पर वही केमिकल प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए और जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी एम्पुला प्रोवाइड करता है। ओके, एंड उसके बाद आता है ईथमस रीजन। ईथमस रीजन इट इज़ प्रेजेंट नियर बाय द यूटेरस। ओके, यूटेरस के पार्ट जो यूटेरस के पास जो फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ईथमस। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ईथमस पे जाके प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज होता है एंड आफ्टर 7 days जो एम्ब्रियो का जो जाइगोट होता है वो क्लीवेज होने के बाद यूटेराइन वॉल के अंदर अटैच्ड हो जाता है। अगर कोई भी जाइगोट यूटेराइन वॉल पे अटैच ना होकर फैलोपियन ट्यूब का कोई भी और रीजन पे अगर अटैच्ड होता है उस टाइप प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, इट इज़ द एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो बेसिकली यूटेराइन वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक जो जाइगोट है वो यूटेराइन वॉल पे अटैच ना होकर फैलोपियन ट्यूब का कोई भी पार्ट पे अटैच हो जाता है, जिसके लिए इस टाइप प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर? अबाउट फैलोपियन ट्यूब जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। उसके पहले हम ये पोर्शन को रिमूव कर देते हैं तो डायग्राम और भी ज़्यादा क्लियर होगा। वेट 1 minute। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है यूटेरस। यूटेरस देखो, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेरस। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है एंड लाइक अ इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। पियर लाइक एक इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड जो ये यूटेरस होता है, यूटेरस बेसिकली जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस के साथ अटैच्ड होता है एंड यूटेरस का वॉल जो होता है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। यूटेरस का वो जो वॉल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो कौन कौन सी पार्ट होता है, एक जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक थिक स्ट्रक्चर और थिक टिश्यू से बना हुआ होता है ये जो पेरिटोनियम, आउटर मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ द यूटेरस। एंड मिडिल जो लेयर है उसी को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द यूटेरस एंड इसका कॉम्पोजिशन होता है स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल से बना हुआ रहता है एंड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी इसका विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड जो इनर वाला मेम्ब्रेन है उसी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द यूटेरस। तो आउटर मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम बोलते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन को हम मायोमेट्रियम बोलते हैं एंड जो इनर वाले मेम्ब्रेन है उसी को हम एंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका स्ट्रक्चर का चेंजेस होता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम डिग्रेड कर जाता है। ओके, और एज ए ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी रिलीज हो जाता है। सो क्लियर? क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है क्लियर? और देखो यूटेरस का ये जो फर्स्ट एक स्ट्रक्चर होता है, यूटेरस ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। अपर जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस। यूटेराइन फंडस पार्ट, अपर डोम शेप पार्ट। डोम शेप पार्ट, ये जो अपर डोम शेप पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस एंड नेक्स्ट जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं यूटेराइन बॉडी। नेक्स्ट जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं यूटेराइन बॉडी एंड नेक्स्ट जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं सर्विक्स रीजन। सर्विक्स रीजन, ये जो यहाँ पर देखो ये रीजन को हम बोलते हैं सर्विक्स रीजन। तो सर्विक्स रीजन में जो पार्ट जो पार्ट बॉडी के साथ अटैच्ड होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस
एंड ये जो पार्ट जो वैजाइना के साथ अटैच्ड होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ओके, तो ये जो सर्विक्स रीजन, यूटेराइन का जो सर्विक्स रीजन है वो वैजाइना में, वो बेसिकली वैजाइना में ओपन होता है। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं जो बार्थ कैनल है वो इक्वल होता है सर्वाइकल रीजन प्लस वैजाइना। वैजाइना एंड सर्वाइकल जो रीजन होता है वो दोनों मिल के बार्थ कैनल का फॉर्मेशन करते हैं, ओके, डन। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वैजाइना। तो वैजाइना का लोकेशन क्या है? वैजाइना लोकेटेड द सर्विक्स टू द आउटर साइड ऑफ द फीमेल बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देखें, जो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द वैजाइना। ये वैजाइनल ओपनिंग को हम बोलते हैं वैजाइनल ओरिफिस, एंड दिस पोर्शन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज हाइमेन। एंड आपको पता होना चाहिए हाइमेन इज नॉट अ इंडिकेटर, रिलायबल इंडिकेटर टू द वर्जिनिटी। इट कैन बी ब्रोकन एट एनी टाइम। अगर हम स्विमिंग करने के लिए जाते हो और हॉर्स बैक रनिंग के लिए जाते हो और नॉर्मल रनिंग और साइकिलिंग, इसके दौरान ये मेम्ब्रेन जो है उसका ब्रेक डाउन हो सकता है, इसीलिए इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर टू द वर्जिनिटी। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है वो हमने कौन कौन सी पार्ट को बोले थे? एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आता है क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। ओके, एंड यहाँ पे जो ओपनिंग होता है, जो वैजाइनल ओपनिंग होता है, उसके दोनों साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बार्टोलिन ग्लैंड एपिपियर में प्रेजेंट होता है, एंड एक होमोजेनस ग्लैंड होता है टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड इट इज ऑल्सो सिक्रीट विसिट फ्लूइड दैट supplement lubrication during sexual intercourse। ओके, तो ये जो बार्टोलिन ग्लैंड है इसी से ही विस्कस फ्लूइड रिलीज होता है जो सप्लीमेंट होता है लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया के जो भी पार्ट है उसका अबाउट एक्सटर्नल जेनिटलिया उसी को हम कंप्लीट कर दिया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो भी पार्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर दिया है। एंड उसके बाद हम मूव करते हैं जो सेकेंड हमारा आज का जो कंटेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ oogenesis। Okay, it means formation of female gamete. This process is known as oogenesis. Oogenesis is a process. Okay, oogenesis is a process in where ovum are formed. तो यहाँ पर होता क्या है? तो बेसिकली ओवम कौन सी सेल से ही फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन कौन सी सेल से होता है? यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है एपिथेलियम जार्म सेल से। एपिथेलियल जो जार्म सेल होता है उसी से ही जो ओवम उसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो, एपिथेलियल जार्म सेल से फर्स्ट फॉर्म होता है उगोनियम, और आपको पता होना चाहिए ये जो oogenesis का फॉर्मेशन एम्ब्रियो के स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रायो के स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। मेल के केस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी से, बट ये जो oogenesis फीमेल के केस में एम्ब्रियो स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स माँ के अंदर, माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है oogenesis प्रोसेस। तो फर्स्ट क्या फॉर्मेशन करता है? फर्स्ट फॉर्मेशन करता है यहाँ पर फर्स्ट जो फेज होता है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। ये जो फेज है ये है मल्टीप्लिकेशन फेज में बेसिकली क्या होता है? एपिथेलियम जो जार्म लेयर है उसी से ही उगोनियम जो है
उसका फॉर्मेशन हो जाता है एंड oogoneum एक्ट एज अ स्टेम सेल. ओके, oogoneum एक्ट एज द स्टेम सेल. स्टेम सेल का मतलब क्या है? स्टेम सेल हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू द सेल्फ रिन्यू एंड प्रोड्यूस अ डॉटर सेल. सेल्फ रिन्यू भी कर सकता है एंड डॉटर सेल, और डॉटर सेल मीन्स डिफरेंशिएट हो जाता है. ओके, और दूसरे सेल से डिफरेंशिएट हो जाता है. तो यहाँ पर देखो oogonia का फर्स्ट oogoneum का फॉर्मेशन हो जाता है एंड oogoneum के बाद थ्रू द माइटोसिस सेल डिविजन के थ्रू से एक यहाँ पर जो होता है सेल डिविजन हो जाता है एंड यहाँ पर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है. बिकॉज माइटोसिस इज नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस को बोला जाता है कि इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है और जब एक डॉटर सेल प्रोड्यूस किया गया है, दोनों डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. उसके बाद देखो उसके बाद जो फेज है, ए फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. इसी फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में बेसिकली होता क्या है, जो डॉटर oogoneum है, ये जो डॉटर oogoneum सेल है, यही ग्रो करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कर देता है. प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कर जाता है एंड प्राइमरी oocyte देन म्योसिस 1 के थ्रू फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है? जब प्राइमरी oocyte पार्टिसिपेट करता है म्योसिस 1 पे, सो म्योसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, उसका जो डिप्लोटिन सबफेज है, वो डिप्लोटिन सबफेज के अंदर जाकर अरेस्ट हो जाता है. अरेस्ट इन अ डिप्लोटिन स्टेज. सो म्योसिस 1 में जाके प्राइमरी oocyte डिप्लोटिन स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है, और ये होता है आफ्टर बर्थ, और हम कहते हैं, और हम बोल भी सकते हैं जो बिफोर बर्थ. सॉरी, यहाँ पे हम बोल देते हैं बिफोर बर्थ. तो बिफोर बर्थ देखो यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte म्योसिस 1 के जो डिप्लोटिन प्रोफेज 1 के जो डिप्लोटिन सरफेस है वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है एंड उसी के बाद आफ्टर प्यूबर्टी जो स्टेज है उसमें म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाता है एंड म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाने के बाद प्राइमरी oocyte डिवाइडेड टू अनइक्वल डिवीजन. तो यहाँ पर जो स्मॉल साइज का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी एंड देन लार्ज साइज को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte. लार्ज साइज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte. तो सेकेंडरी oocyte फर्दर एंटर इनटू द म्योसिस 2 एंड म्योसिस 2 में एंटर करके मेटाफेज. यहाँ पर क्या होगा? मेटाफेज 2 में जाके फिर से अरेस्ट हो जाएगा. मेटाफेज 2 में जाके फिर से यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा. तो म्योसिस 2 के अंदर सेकेंडरी oocyte जब एंटर करेगी उसके बाद क्या होगा? मेटाफेज 2 में जाके ये जो oocyte अरेस्ट हो जाएगा एंड आफ्टर ओव्यूलेशन इट टेक प्लेस इनटू द इन्फेंटिबुलम एंड उसके बाद एम्पुलरी रीजन एंड एम्पुलरी रीजन में अगर स्पर्म का एंट्री हुआ उसी टाइम पे अगर स्पर्म का एंट्री हुआ तो द स्पर्म एंटर कर जाता है एंड रीस्टार्ट द सेल साइकिल एंड ब्रेक द MPF. It means metaphage promoting factor. मेटाफेज प्रोमोटिंग जो फैक्टर होता है उसी का ब्रेक डाउन कर देता है एंड APC
एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इसका टर्न ऑन कर देता है। ओके, इसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 डन करता है एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन करके उसके जब स्पर्म एंटर हो जाता है एंड ओवम का फॉर्मेशन कर जाता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है एंड यहाँ पे आफ्टर कंप्लीट द मियोसिस 2 एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे मैं रिमूव कर देती हूँ इस दिस पोर्शन। तो यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से नीट पे आ जाता है, जो मियोसिस 1 के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड मियोसिस 2 के बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। बट यहाँ पे पोलर बॉडी का फंक्शन इम्पोर्टेंट कोई भी फंक्शन आज तक जो प्रॉपर फंक्शन है वो नोन नहीं है, तो बोला जाता है कि फॉर्मेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी वो डिग्रेड हो जाता है, बॉडी में डिग्रेड हो जाता है एंड जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करेगा और हम कह सकते हैं और सिंगामी जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बट अगर स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ तब क्या होगा? अगर स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ तब ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा, मेटाफेज स्टेज में जैसे ही अरेस्ट होगा वैसे ही सिचुएशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे बॉडी से रिलीज हो जाएगा थ्रू द ब्लड। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ oogenesis और oogenesis जो प्रोसेस होता है वो डन हो गया। ओके, एंड ये जो oogenesis प्रोसेस है इसके साथ साथ एक और भी प्रोसेस है जो कंटिन्यू होता है। इसके साथ साथ एक जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर जेनेसिस। Follicular genesis. What are the definition of follicular genesis? Follicular genesis means ovum plus its surrounding cell is known as follicle, and the formation of follicle is known as follicular genesis. Ovum plus its surrounding cell is known as follicle, and the formation of follicle surrounding follicle of ovum is known as follicular genesis. तो follicular genesis start कौन सी स्टेज से हो जाता है? ये जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन जब हो जाता है इसके सराउंड पे कुछ फॉलिकल का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है और टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बेसिकली प्राइमरी oocyte होता है एंड प्राइमरी oocyte के आउटर साइड में एक लेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा एंड जोना पेलुसिडा के नेक्स्ट जो लेयर है एक फॉलिकल के लेयर है जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर। फॉलिकल का जो लेयर है उसी को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर एंड उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एंड सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte का ही प्रेजेंट होगा, एंड प्राइमरी oocyte के नेक्स्ट लेयर क्या है? वो भी जोना पेलुसिडा है। बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा लेयर वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, मोर देन 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सारे ग्रैनुलोसा लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल के बाद
मैं अपर पोर्शन में ड्रॉ करती हूँ। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद फॉर्मेशन होता है टर्शियरी फॉलिकल में, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी, ये जो oocyte है, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte, एंड इसके बाद जो लेयर का स्ट्रक्चर है वो हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखो, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो मैचर होके ग्राफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है उसी का फॉर्मेशन करता है। तो स्ट्रक्चर नियरली सेम ही है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इनर साइड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बाहर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। इट मीन्स this is the tertiary follicle, and this structure, when this structure will be mature, this structure is known as Graafian follicle. This structure is known as Graafian follicle. तो secondary oocyte के outer side में जो layer है उसी को हम बोलते हैं Zona pellucida, and it is the most important layer which is prevent the polyspermy. Zona pellucida layer के पास ही sperm के receptor present होता है। रिसेप्टर, स्पर्म के जो रिसेप्टर है वो जोना पेलुसिडा लेयर में ही प्रेजेंट होता है, एंड जोना पेलुसिडा लेयर प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जोना पेलुसिडा के बाद एक कुछ सेल का एक लेयर होता है लाइक ग्रैनुलोसा सेल, उसी को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। एंड कोरोना रेडिएटा के बाद एक फ्री स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम। यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो ये जो डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है एक सेल के एक फॉलिकल के लेयर को, उसी को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्रैनुलोसा लेयर, उसी को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर। एंड ग्रैनुलोसा लेयर के बाद थीका का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो थीका का फॉर्मेशन होता है टर्शियरी फॉलिकल में टर्शियरी जो फॉलिकल है उसके जो आउटर लेयर उसमें थीका का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब एक टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो ये जो थीका डिवाइडेड into two parts. The inner is the theca interna and outer is the theca externa. तो टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल में एक ही डिफरेंशिएशन है, और जो थीका पार्ट का एक में थीका पार्ट डिवाइड कर जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें थीका पार्ट वो डिवाइड हो जाता है। इनर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं थीका इंटरना, और आउटर पार्ट में जो है उसी को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्लियर? एंड ए जो पार्ट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट मीन्स जब oocyte का फॉर्मेशन होता है और oogenesis होता है उसके साथ साथ फॉलिकुलर जेनेसिस मूव करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है हार्मोनल कंट्रोल इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली कौन सी पार्ट सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेट करता है? ओवरी, राइट? ओवरी के अंदर से ही जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है। बट यूटेरस इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड। रिमेंबर दैट यूटेरस एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यहाँ से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे हाइपोथैलेमस इंड्यूस किसको करती है? GnRH मीन्स होच्छे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस फर्स्ट GnRH के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस और एक्टिवेट करता है, जिसके दौरान एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH रिलीज होता है एंड ग्राफियन फॉलिकल को इंड्यूस करता है। द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल में हेल्प करता है कौन सी हार्मोन? एस्ट्रोजन फॉलिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है, यहाँ से एस्ट्रोजन फर्स्ट एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को।
एंटीरियर पिट्यूटरी को और एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज होने का। जितना ज़्यादा एफएसएच रिलीज होगा उतना ज़्यादा ग्राफियन फॉलिकल का, उतना फास्टर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से और एक हार्मोन का भी रिलीज होता है, वो है एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम। सो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? देखो यहाँ पर हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो ग्राफियन फॉलिकल, जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो आफ्टर 14 डेज फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डेज में क्या होता है? 14 डेज में एक ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी जो oocyte है वो रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है किससे? ये जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, जिसको हम ओवम भी कह सकते हैं। और सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद रिमेनिंग पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करते हैं और समटाइम एस्ट्रोजन भी, समटाइम एस्ट्रोजन भी यहाँ से सीक्रेट होता है। ओके, देखो जब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम इनिविन भी सीक्रेट करता है, जो इनिविन एलएच और जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देकर प्रोजेस्टेरॉन का जो रिलीजिंग है और जो सिक्रेशन है उसको स्टॉप कर देता है। ओके, उसको स्टॉप कर देता है। और यहाँ पे भी अगर एस्ट्रोजन, बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट अगर बढ़ जाता है और इंक्रीज कर जाता है, तब एस्ट्रोजन भी एफएसएच और जीएनएच को एक नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसके थ्रू से एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन वो भी स्टॉप हो जाता है। ओके, क्लियर? ओके, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एंड उस टॉपिक के बाद जो कुछ PYQ है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो PYQ जब हम लोग सॉल्व करेंगे उससे हमको पता चलेगा आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा क्लास हुआ है उसके अंदर जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया गया है वो सब रिलेट हो रहा है या नहीं, पैटर्न के साथ मैच हो रहा है और नहीं, इसके लिए हम कुछ PYQ को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। ओके, कुछ देर पहले हमने बोला था जो रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर एक ग्राफियन फॉलिकल के कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है? जोना पेलुसिडा लेयर में प्रेजेंट होता है। कॉर्नर रेडिएटर नहीं होगा, प्री वाइटलाइन स्पेस ये तो एकदम नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। जोना पेलुसिडा में रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग प्रेजेंट होता है एंड जोना पेलुसिडा इज अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है और अ सेल्यूलर पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग सीक्रेट। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया हुआ है इसमें से कौन सी पार्ट सीक्रेट करता है? तो देखो ग्राफियन फॉलिकल फर्स्ट जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या सीक्रेट करता है? नहीं। फेटस भी नहीं सीक्रेट करता है। यूटेरस मैंने बोले ही दिया था जो यूटेरस इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, यूटेरस कभी भी नहीं सीक्रेट करता। तो यहाँ पे सीक्रेट कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओवम ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है समटाइम एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, चलो नेक्स्ट जो है असर्शन रीजन 2020 का जो क्वेश्चन है
वो है assertion is not assertion reason, sorry, statement 1 and statement 2. तो statement 1 में क्या बोला है? The vas deferens received the duct from the seminal vesicle and opened into the urethra as the ejaculatory duct. तो एक बार पिछले क्लास को रिकॉल करिए और आप लोग बोलो जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या रॉन्ग है. एक बार रिकॉल करो पाथवे ऑफ स्पर्म. फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, ओके, नॉट सेमिनल वेसिकल. यहाँ पे क्या होगा? कौन सी ट्यूबवेल होगा? सेमिनल वेसिकल इज अ, यहाँ पर तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हो गया ना, तो क्या होगा? तो देखो सेमिनल वेसिकल से वास इफरेंस जो एक डक्ट होता है वो रिसीव करता है एंड यूरेथ्रा में ओपन कौन होता है? एजाकुलेटरी डक्ट. एजाकुलेटरी डक्ट ही यूरेथ्रा में ओपन होता है. तो ये जो स्टेटमेंट 1 वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड द सर्वाइकल कैनल व्हिच along with the vagina formation of the birth canal. तो हमने क्या बोला था? birth canal इक्वल टू सर्वाइकल रीजियन प्लस वेजाइना. तो ए भी करेक्ट हो गया. तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा? डी. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट डायग्राम बेस एक क्वेश्चन दिया हुआ है. देखो एक डायग्राम बेस क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फिगर शोज ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी. दिस इज द section of human ovary and select the option gives the correct identification of the A or B with their function or characteristic. जो नीट पे जो क्वेश्चन आता है वो जब वो डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन देता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे ABC करके पार्ट को भी पार्ट को भी पूछ लेता है और पार्ट प्लस फंक्शन को एक साथ भी दे सकता है. तो देखो यहाँ पे ए पार्ट जो है, ए पार्ट बेसिकली कौन सी पार्ट होता है? ए जो है वो बेसिकली हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte. But it is the prophase 1 is meiotic division. It is in the prophase 1 in the meiotic division. ये तो रॉन्ग हो गया. एंड बी कौन सी है? बी है कॉर्पस ल्यूटियम, राइट? कॉर्पस ल्यूटियम. तो यहाँ पे बी कॉर्पस ल्यूटियम है और यहाँ पे देखो ए में भी कॉर्पस ल्यूटियम है और बी में भी कॉर्पस ल्यूटियम है. तो बी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा. तो ए और बी में कॉन्फ्यूजन हो रहा है. बट देखो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, राइट? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता है. ओके, एंड नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज असेलुलर. देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन. कौन से होगा? जोना पेलुसिडा. आँख बंद करके टिक मारो, जोना पेलुसिडा. ओके, देन नेक्स्ट, which of the following cell gametogenesis is normally diploid. तो यहाँ पे कौन सी होगा? डिप्लॉइड कौन से होगा? देखो स्पर्मेटोगोनिया भी दिया है, स्पर्मेटिड बेसिकली एन होता है. प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ए बी एन एन स्ट्रक्चर होता है. बट स्पर्मेटोगोनिया इज अ 2n स्ट्रक्चर. स्पर्मेटोगोनिया इज अ 2n स्ट्रक्चर जिससे स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. ओके, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिस्टेरेक्टोमी. बेसिकली यूटेरस को हम बोलते हैं हिस्टेरा और ओम्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो सर्जिकल रिमूव, हिस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूव ऑफ यूटेरस. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक फिगर दिया हुआ है एंड इस पे मार्क, इसका पार्ट जो है 1 2 3 करके इसका मार्क दिया हुआ है. देखो सो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट एंडोमेट्रियम. तो फर्स्ट यहाँ पे एंडोमेट्रियम नहीं है. सेकेंड पेरीमेट्रियम. सेकेंड भी यहाँ पे दिया हुआ है. कहाँ पर? सेकेंड भी कोई भी ऑप्शन पे नहीं है. सेकेंड इज अ पेरीमेट्रियम. देन थर्ड कौन सी होगा? थर्ड होगा इनफंडिबुलम. सो क्या होगा? थर्ड इनफंडिबुलम.
एंड फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा फिम्ब्री। 5 क्या होगा, 5 क्या होगा सार्विक्स। एंड VI मीन्स হচ্ছে वैजाइनल ओपनिंग और वैजाइना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक बार देख लो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट टू एंडोमेट्रियम, ये तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट में ही रॉन्ग हो गया। बी में क्या क्या दिया, थर्ड इनफंडिबुलम, फोर्थ क्या है, फोर्थ फिमरी, एंड 5 जो है सर्विक्स रीजन। इसका मतलब बी करेक्ट हो गया, इसका मतलब बी करेक्ट हो गया। ओके इसका मतलब बी करेक्ट हो गया। ओके एंड आज का जो हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है मियोटिक डिवीजन of the secondary oocyte is completed prior to ovulation, at the time of copulation, after zygote formation, and at the time of fusion of sperm with an ovum. The meiotic division of secondary oocyte is completed. Meiotic division of secondary oocyte is completed means meiotic 2 के बाद हो रहा है यहाँ पर। तो मीन्स एट द टाइम फ्यूशन ऑफ स्पर्म एंड विथ एन ओवम, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। जब स्पर्म एंटर करेगी वो एमपीएफ को क्या करेगी, एमपीएफ को स्टॉप करेगी और एनाफेज प्रोमोटिव कम्प्लेक्स को टर्न ऑन करेगी एंड उसके बाद फ्यूशन होगा एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? आज का जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस टॉपिक को हमने कवर अप किया और उसका रिलेटेड जो भी PYQ है उसको हमने सॉल्व किया। ओके तो एक बार फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देख लीजिएगा वीडियो से और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लीजिएगा। ओके आई होप यू आर एंजॉइंग अ लॉट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो keep watching this channel, keep watching this video, like and subscribe for update many more video for 12, 11 and NEETs. Okay.